बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 14th वीक है लेक्चर का और आज का टॉपिक है द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑन एग्रीगेट डिमांड। सो many factors influence aggregate demand beside monetary and fiscal policy. In particular, desired spending by household and business firms determine the overall demand for goods and services. लाइक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड को बेसिकली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हाउस होल्ड स्पेंडिंग और जो कि बिजनेस फर्म्स हैं वो डिटर्मिन करते हैं ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेन डिजायर्ड स्पेंडिंग चेंजेस एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट्स कॉज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड इन एम्प्लॉयमेंट। जब लोगों की स्पेंडिंग जो है वो चेंज होती है, लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, डिमांड चेंज होती है, तो उसकी वजह से क्या है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट करता है और उसकी वजह से बेसिकली शॉर्ट रन जो फ्लक्चुएशंस हैं आउटपुट में वो नज़र आती हैं और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी चेंज होता है। लेट्स सपोज कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी तो ऑफकोर्स जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी उसकी वजह से कुछ हद तक कम कर दी जाएगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस हैं। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आर समथिंग यूज टू ऑफसेट दोज शिफ्ट एंड स्टेबलाइज इकानमी। सो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बेसिकली ये ऐसे मेजर्स हैं, इन्हें यूज़ किया जाता है इकानमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो कि डिमांड और सप्लाई को जो भी शॉक मिलते हैं डिफरेंट फैक्टर्स की बिना पे, जो कि हमने स्पेंडिंग की यहाँ पे बात की, फर्म्स के जो माइंडसेट है एट्सेट्रा उसके बारे में बात की। सो ये सारी चीज़ें जब फ्लक्चुएशंस का बाइस बनती हैं तो इकानमी को जो स्टेबलाइज करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं उनके बारे में बात होती है, तो वो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है बेसिकली, जो कि इकानमी को स्टेबलाइज करने में रोल प्ले करती है। हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। अभी हम देखेंगे कि जी मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली कैसे एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फॉर 3 रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेल्थ इफेक्ट, सेकेंडली द इंटरेस्ट रेट इफेक्ट एंड थर्ड द एक्सचेंज रेट इफेक्ट। हमने ये चीज़ें लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। सो बेसिकली देर आर द 3 रीजन्स जिसकी बेस पे डिमांड का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप होती है, हम उसको नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं। फॉर द पाकिस्तान इकानमी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज़ द इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। लाइक इंटरेस्ट रेट इफेक्ट जो है बेसिकली दिस इज़ द लाइक टॉप ऑफ द रीज़न which affect or maybe which is the like reason of the downward slope of the demand curve. Keynes developed the theory of liquidity preference in order to explain what factors determine the economy's interest rate. Like ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इकोनॉमीज इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटर्मिन करते हैं। ये सारी चीज़ें केन्स ने थेरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस में determine की। So according to the theory, the interest rate adjusts to balance the supply and demand for money. Like इस theory के accordingly हम ये देखते हैं कि जो basically interest rate है वो क्या है, that adjust to balance the demand and supply for money. Like जो supply and demand of money है उसको balance करने में interest rate का बहुत रोल है। So money supply, what is money supply? The money supply is controlled by the Fed through like federal government or maybe State Bank of Pakistan through open market operation. Second, changing the reserve requirement and third one changes the discount rate. Like money supply जो है वो कंट्रोल की जाती है, वो जो कि स्टेट बैंक कंट्रोल करता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, सेकेंड चेंजेस द रिजर्व रिक्वायरमेंट, लाइक जो कि बैंक का जो रिजर्व होता है उसकी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी जाती हैं। अगर इन्फ्लेशन है तो रिज़र्व रिक्वायरमेंट में जो बेसिकली बैंक रिज़र्व होता है उसका पोर्शन इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो जो रिज़र्व पोर्शन है बैंक का उसको कम कर दिया जाता है। उसके अलावा है चेंजेस द डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट को बेसिकली हम बैंक रेट भी बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, जो कि जितने भी
बैंक्स वगैरह से लोन लिए जाते हैं, लाइक बैंक जो लोन देता है या लेता है, दोनों सूरत में डिस्काउंट रेट उस पर एप्लीकेबल होता है और उनकी रेशियो जो है वो डिफरेंट होती है। सो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए डिस्काउंट रेट में भी चेंज किया जा सकता है। लाइक अगर इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट हायर कर दिया जाए तो सप्लाई ऑफ मनी जो है बेसिकली उसकी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर उसको लेस कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो कंट्रोल हो जाएगा। सो बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड बाय द फेड, द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट। बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट बैंक की तरफ से फिक्स होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ द मनी सप्लाइड डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट। वो डायरेक्टली जो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई है वो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करती। लाइक देर आर 3 फैक्टर जो कि उसको ऑपरेट करते हैं, और उसको बेसिकली कंट्रोल कौन कर रहा होता है? स्टेट बैंक। द फिक्स्ड मनी सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल सप्लाई कर्व। जो मनी सप्लाई जो है अगर उसको फिक्स्ड कर दिया जाए तो वो वर्टिकल सप्लाई कर्व जो है उसके थ्रू शो होती है, जो कि लास्ट डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि अगर मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, तो आपका जो सप्लाई कर्व होगा डेफिनेटली, यहाँ पे हम मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम सप्लाई कर्व भी जो है वो मनी का सप्लाई कर्व के बारे में ही बात करेंगे। सो वो वर्टिकल होगा। अब हम बात करते हैं जी मनी डिमांड। मनी डिमांड इज डिटर्मिन्ड बाय द सेवरल फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द इंटरेस्ट रेट। लाइक लिक्विडिटी थ्योरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ इंटरेस्ट रेट। ओके, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, सेविंग पे आपको मोर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे? लोगों के माइंडसेट में होगा कि हम लाइक ज़्यादा स्पेंडिंग के बजाय ज़्यादा सेव कर लें, तो उसकी वजह से भी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डेफिनेटली लोग ये सोचेंगे कि इंटरेस्ट रेट तो कुछ खास नहीं है, तो सेव करने से बहुत बेहतर है कि हम स्पेंडिंग कर लें। तो इट डिपेंड्स ऑन कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा या कम है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जो कि डिमांड है उसकी बेस पर डिटर्मिन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पीपल चूज टू होल्ड मनी इंस्टेड ऑफ अदर एसेट्स दैट ऑफर हायर रेट्स of return because money can be used to buy goods and services. Like most of all लोग समटाइम ये भी सोचते हैं कि हम मनी होल्ड कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ एसेट्स। लाइक अगर आप अपने पास मनी बैंक में सेव कर ले, रादर कि आप कोई प्लॉट अपने नाम करवा ले या गोल्ड परचेज करके रख ले, क्योंकि मनी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, डायरेक्टली वहाँ से आपकी सेल एंड परचेज हो सकती है गुड्स एंड सर्विसेज की। लेकिन अदर देन अगर आप एसेट्स की बात करें तो जब आपने परचेज किए थे और जब आप सेल कर रहे हैं उस टाइम दोनों की प्राइजेज में डिफरेंस भी हो सकता है, या आपको जब ज़रूरत है तो आप उसको उस टाइम पर यूटिलाइज कर पाएँ या ना कर पाएँ, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज़ द इंटरेस्ट दैट कुड बी अर्नड ऑन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स एट्सेट्रा। An increase in the interest rate rising the opportunity cost of holding money. As a result, the quantity of money demanded is reduced. So simply कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो दैट इज़ अ होल्डिंग ऑफ मनी है, और इज द इंटरेस्ट दैट कुड बी अर्न ऑन इंटरेस्ट। लाइक अगर आप अर्निंग एसेट्स, अगर आप एसेट्स पे में भी लेट्स सपोज आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, तो समटाइम ये सोचा जा सकता है कि प्रॉपर्टी पे अगर आप करेंगे तो मे बी कभी का टाइम वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, या अगर आप अपने पास मनी सेव करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर 10% है तो आफ्टर अ ईयर आपको मोर देन 10% जो है, जो कि आपकी एक्चुअल इनकम है, उससे ज़्यादा मिलेगा। सो इस सूरत में हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सीन में लेते हैं कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, कि आपने मनी सेव करनी है या आप किसी एसेट पे इन्वेस्ट करेंगे। सो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखेंगे। सेकेंडली, एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट रेजेज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द होल्डिंग मनी, कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा है तो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी ऑफ होल्डिंग मनी। लाइक अगर आप मनी आप अपने पास रखते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था बट आपने सेव नहीं किया। अगर आप सेव करते तो ऑफकोर्स मोर इंटरेस्ट रेट आपके लिए मोर बेनिफिशियल होता। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। सो एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इज ऑफकोर्स reduced. So equilibrium in the money market. According to the theory of liquidity preference, the interest rate adjusts to balance the supply and demand for money. हमने स्टार्ट में भी देखा कि जो बेसिकली केन्स की जो theory of liquidity preference है, ये डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई को क्या है एडजस्ट करने की कोशिश करती है, बैलेंस करने की कोशिश करती है। सो देर इज़ वन इंटरेस्ट रेट कॉल्ड द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट एट विच द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड। लाइक जो इंटरेस्ट रेट है वो वाहिद एक सिंगल इंटरेस्ट रेट है जिसको हम इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, और वो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे होता है
जिस लेवल पे लाइक इंटरेस्ट रेट के जिस लेवल पे आपकी डिमांड फॉर मनी और लाइक क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड जो है वो इक्वल होगी, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफ कोर्स एक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा. Assume the following about the economy. The price level is stuck at some level. For any given price level, the interest rate adjusts to balance the supply and demand for money. The level of the output respond to the aggregate demand for goods and services. तो अगर हम देखें कि किस जो मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम किस टाइम पे होता है, तो उसमें कुछ कंडीशन हम एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो द प्राइस लेवल इज स्टक एट सम लेवल. हम प्राइस लेवल जो है वो कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं. सेकंड, फॉर एनी गिवन प्राइस लेवल द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी. लाइक किसी भी गिवन प्राइस लेवल पे क्या है कि इंटरेस्ट रेट कोशिश करता है एडजस्ट करने की, सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करने की एक लेवल पे. एंड थर्डली, द लेवल ऑफ द आउटपुट रिस्पॉन्ड द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. पीछे देखा कि हायर प्राइसेस लेवल जो है इससे क्या होता है कि इंक्रीज द क्वांटिटी मनी of course demanded for any given interest rate. So higher money demanded leads to a higher interest rate. The quantity of goods and services demanded ultimately falls. The downward slope of the aggregate demand curve, the end result of this analysis is a negative relationship between the price level and the quantity of goods and services demanded. Definitely जब आपका डिमांड का नेगेटिव स्लोप है, आप डाउनवर्ड स्लोप है, तो ऑफ कोर्स प्राइस का और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली नेगेटिव है. क्योंकि अगर प्राइस हाई होगी तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर प्राइस जो है वो कम होगी तो इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड डेफिनेटली कम हो जाएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं फिगर 2 द मॉनेटरी मार्केट एंड द स्लोप ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व. ये मनी मार्केट है एंड दैट इज़ द एग्रीगेट डिमांड कर्व. यहाँ पे स्टार्ट में अगर मॉनेटरी मार्केट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारा जो मनी सप्लाई का कर्व है दैट इज़ स्ट्रेट लाइन कर्व है, और अगर हम डिमांड का कर्व देखें तो दैट इज़ R1, और जो कि हम कह सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि मनी सप्लाई जो है यहाँ पे ऑफ कोर्स मनी डिमांडेड के इक्वल है. सो मनी डिमांड एट अ प्राइस लेवल P1 एंड MD. उसके बाद हम कहते हैं कि इंक्रीज द डिमांड फॉर मनी. लेट्स सपोज कि डिमांड फॉर मनी जो है वो इंक्रीज हो गया, तो डिमांड का डेफिनेटली राइट वर्ड पे शिफ्ट कर जाएगा, और उससे क्या होगा कि विच इंक्रीज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट. देखिए डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज़ द मनी डिमांडेड एट अ प्राइस 2 एंड लाइक मनी डिमांडेड 2. और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, क्योंकि यहाँ पे P1 थी तो यहाँ पे आउटपुट जो है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट Y1 थी, और जैसे ही प्राइस में इंक्रीज़ आया वो इंक्रीज़ हुई, तो डेफिनेटली जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का, जो कि जिसको हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लाइक यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड का पे शो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये डिमांड साइड को शो कर रहा है. चेंजेस इन द मनी सप्लाई. द फेड कैन शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व व्हेन इट चेंजेस मॉनेटरी पॉलिसी. जब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आएगा, लाइक अगर मनी सप्लाई की जो लिमिट है वो गवर्नमेंट चेंज करती है या स्टेट बैंक चेंज करता है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है उस पर डिपेंड कर रहा है, वो ऑफ कोर्स उसमें शिफ्ट आएगा. इट डिपेंड्स ऑन मॉनेटरी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली डिमांड कर्व जो है वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा. एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई शिफ्ट द मनी सप्लाई कर्व टू द राइट. अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज़ आएगा तो जो मनी सप्लाई कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. विदाउट अ चेंज इन द मनी डिमांड कर्व द इंटरेस्ट रेट फॉल. सो अगर मनी सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करता है तो इसमें ये होगा कि अगर आपका जो मॉनेटरी डिमांड कर्व है अगर उसमें चेंज नहीं भी आता तो इंटरेस्ट रेट क्या है उसके गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो चुकी है मार्केट में. तो जब भी मनी सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा. फॉलिंग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड. और जब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा तो उसकी वजह से जो
इंक्रीज आएगा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड में, लाइक मोर गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड की जाएंगी। डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं मॉनिटरी इंजेक्शन, लाइक हम कहते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी में चेंज आया। सो स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि हमारे जो मनी सप्लाई का कर्व था जो कि स्ट्रेट लाइन था, और दैट इज़ आवर डिमांड कर्व। तो अब हम ये बात करें कि व्हेन द फेड इंक्रीजेज द मनी सप्लाई, तो फेडरल या हमारे स्टेट बैंक ने जो क्या है कि मनी सप्लाई की जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दी, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड पे शिफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट वहीं पे ही तय पाता है जहाँ पे जो मॉनिटरी डिमांड कर्व है या मॉनिटरी सप्लाई कर्व है, वो दोनों एक जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई जो है वो बोथ इक्वल होंगे। तो दिस इज़ द लेवल जहाँ पे आपकी डिमांड कर्व और जो मनी सप्लाई कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट होगा दैट विल बी R2, सो द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट फॉल्स। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। और अगर आप एग्रीगेट डिमांड कर्व देखेंगे तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहा है तो उसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई है। सो विच इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड एट अ गिवन पीरियड गिवन प्राइस लेवल। Changes in the money supply. When the Fed increases the money supply, it lowers the interest rate and increasing the quantity of goods and services. The role of interest rate target in federal policy. Monetary policy can be described either in the term of the money supply or in term of the इंटरेस्ट रेट। लाइक अगर हम इंटरेस्ट रेट को देखें या मनी सप्लाई को देखें तो इससे देख के हमें मॉनिटरी पॉलिसी का आइडिया हो सकता है। एंड चेंजेस इन मॉनिटरी पॉलिसी कैन बी व्यूड इधर इन टर्म ऑफ द चेंजेस टारगेट फॉर द इंटरेस्ट रेट और इन टर्म ऑफ द चेंजेस इन द मनी सप्लाई। सो मॉनिटरी पॉलिसी में जो भी चेंजेस आए हैं वो हमें कहाँ से आइडिया हो सकता है, जो कि हमारे टारगेट जो इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या चेंज आया है या मनी सप्लाई में क्या चेंज आया है, डेफिनेटली वो शो करता है कि मॉनिटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं। अ टारगेट फॉर द फेडरल फंड रेट इफेक्ट्स द मनी मार्केट एक्विलिब्रियम। लाइक फेडरल फंड्स रेट का जो टारगेट होता है डेफिनेटली दैट इफेक्ट्स द मनी मार्केट एक्विलिब्रियम एंड विच इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। सो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पे फर्क पड़ता है। हाउ फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड। अभी तक हमने जो पढ़ा वो मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड था। अब हम ये देखेंगे कि फिजिकल पॉलिसी किस तरह से एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट चॉइसेस रिगार्डिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट परचेजेस और टैक्सेस। लाइक फिजिकल पॉलिसी बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट की जो चॉइसेस हैं रिगार्डिंग ओवरऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट परचेजेस और टैक्सेस। फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लुएंस सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। सो जो फिजिकल पॉलिसी है उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो सेविंग पे होता है, इन्वेस्टमेंट पे होता है एंड ग्रोथ रेट पे होता है इन अ लॉन्ग रन। तो इन शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो फिजिकल पॉलिसी प्राइमरीली इफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड। Changes in government purchases. When policy makers change the money supply or taxes, the effect on aggregate demand is indirect through the spending decision of the firm or household. Like अगर पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो मनी सप्लाई चेंज करते हैं या टैक्सेस चेंज करते हैं, लाइक टैक्सेस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो इसका एग्रीगेट डिमांड पे जो भी फ़र्क पड़ेगा दैट विल बी इनडायरेक्ट थ्रू द स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ द फर्म और हाउस होल्ड। लाइक अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली जो कि हाउस होल्ड की परचेजेज होंगी या डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, और अगर टैक्सेस कम होंगे तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह मनी सप्लाई भी अगर उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आया तो वो फर्म साइड से हमें दिखाई देगी। When the government alter its own purchases of goods or services, it shift the aggregate demand curve directly. लाइक अगर गवर्नमेंट जो है वो चेंज करती है वो गवर्नमेंट की परचेजेज में, लाइक परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, तो इससे क्या होगा, दैट विल बी काज ऑफ द शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व डायरेक्टली। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके जी, देयर आर टू मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स फ्रॉम द चेंज इन गवर्नमेंट परचेजेस। लाइक टू मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं बेसिकली जो कि गवर्नमेंट परचेजेस में चेंज की वजह से शो होते हैं, द मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट और क्राउडिंग आउट इफेक्ट है।
government purchases are said to have a multiplier effect on aggregate demand like government purchases जो हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड पे वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. ईच डॉलर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट कैन रेज द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय मोर देन अ डॉलर. मल्टीप्लायर इफेक्ट बेसिकली हम कहते हैं कि जो चेंज आता है वो मल्टीपल टाइम आता है. लाइक अगर गवर्नमेंट की जो परचेजिंग है उसमें $1 का चेंज आता है तो जो कि एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज आता है वो ऑफ कोर्स मोर देन $1 होगा. लाइक मे बी 2 टाइम या 3 टाइम आए. So the multiplier effect refers to the additional shift in aggregate demand that results when expansionary fiscal policy increase income and thereby increase consumer spending. Like multiplier effect जो है वो रेफर करता है additional shift in aggregate demand. Like एक तो हमने बात की कि $1 की वजह से जो शिफ्ट आएगा तो अब ये $1 की शिफ्ट वजह से जो शिफ्ट आया उससे हम बात करें कि ज़्यादा शिफ्ट आएगा मल्टीप्लायर की वजह से. तो जो एडिशनल जो शिफ्ट हुआ है या जो चेंज हुआ है दैट रिजल्ट्स व्हेन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इंक्रीज. लाइक एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अगर इंक्रीज करती है इसकी वजह से इंक्रीज होती है इनकम एंड देयर बाय इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग. यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमारे पास बेसिक डिमांड कर्व है, ये ब्लू लाइन है. नेक्स्ट हम कहते हैं कि $20 का इंक्रीज़ है. इंक्रीज इन द गवर्नमेंट परचेजेज ऑफ $20 बिलियन इनिशियली इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड बाय द $20 बिलियन. सो स्टार्ट में हम कहते हैं कि उससे क्या है कि इनिशियली जो इंक्रीज़ आएगा वो $20 बिलियन का आएगा बट द मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन एम्पलीफाई द शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड. लाइक जो बेसिक चेंज आना चाहिए था वो 20 बिलियन के लिहाज से अगर वो चेंज आता है तो दैट विल बी एग्रीगेट डिमांड 2. लाइक एग्रीगेट डिमांड कब 2. लेकिन अगर हम मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कंसीडर करें तो उसकी वजह से जो कि चेंज आएगा $20 बिलियन का वो एग्रीगेट डिमांड कर्व 3 पे शो हो रहा है. लाइक हम कहते हैं कि लॉजिकली जो आना चाहिए चेंज वो एग्रीगेट डिमांड कर्व 2 तक आना चाहिए बट अगर हम मल्टीप्लायर इफेक्ट को कंसीडर करें तो वो उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो टिल शो होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व 3. सो फार्मूला फॉर द स्पेंडिंग मल्टीप्लायर में हम देखेंगे मल्टीप्लायर है इसका बेसिकली फार्मूला है कि कैसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो देखते हैं. So multiplier is equal to 1 divided by 1 minus MPC. MPC हमारे पास क्या है? marginal propensity to consume. Like marginal propensity to consume. क्या आपकी कंज्यूम करने की like जो कैपेसिटी है या एक्सेट्रा वो क्या है. सो 1 को जब हमने डिवाइड करना है 1 माइनस MPC. एन इम्पॉर्टेंट नंबर in this formula is the marginal propensity to consume which is MPC. It is the friction of extra income that a household consumed rather than save. Like वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम जो कि लेट्स सपोज हम कहते हैं मल्टीप्लाई की. आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम कहते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस कम हुई है, लेट्स सपोज चलिए ड्रेसेस की हम बात करते हैं कि अगर किसी सीजनल ड्रेसेस पे ये हुआ कि लॉन या विंटर में एट्सेट्रा उनके प्राइसेस कम हुई है तो उसकी वजह से क्या हुआ. इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपको सेल से मिल सकती है कि अगर किसी एक ब्रांड पे सेल आया है लेट्स सपोज कि 20-25% आया तो अब उससे क्या है कि लोग जो परचेज़ कर रहे हैं ड्रेसेस उसमें क्या होगा कि उनकी परचेजिंग में भी इंक्रीज 25% का आना चाहिए. लेकिन लोग क्या करते हैं कि सेल देखते समटाइम उस सीज़न से भी ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं. लाइक नेक्स्ट सीज़न के लिए भी रख लेते हैं ये डिज़ाइन है, चलिए साल ना पहला तो अगले साल पहनेंगे, आप पता नहीं कब सेल लगी एक्सेट्रा, लोगों के माइंड में होता है. सो वो 25% जो सेल आई थी अगर 25% से ज़्यादा आपकी जो परचेजेज़ हैं या डिमांड है उसमें इंक्रीज़ आता है तो वो क्या है कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है. लाइक जो चेंज आया है उससे मल्टीपल टाइम डिमांड में चेंज आया है तो उसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं. तो बेसिकली दैट इज़ अ फ्रिक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इनकम. लाइक वो आपने जो एक्स्ट्रा इनकम जो है वो जो यूज़ कर दी जो कि उस टाइम पे आपको सेव करनी चाहिए थी वो आपने यूज़ कर दी. तो वो बेसिकली जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ MPC, लाइक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम.
A formula for the spending multiplier: if the MPC is 3/4 then the multiplier will be a multiplier, like हम कहते हैं कि 3/4 MPC है, like MPC की वैल्यू है, तो आप अगर वैल्यू पुट करें आप तो यहाँ पे MPC की जगह पे हमने 3/4 कर दिया, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली जो मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा दैट विल बी अ 4। लाइक अगर वन टाइम चेंज आता है तो उससे क्या है, लाइक वन टाइम प्राइस में अगर लेट्स सपोज चेंज आता है या इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज में जो टाइम चेंज आएगा दैट विल बी अ 4 टाइम। So in the case our $20 billion increase in government spending generate 80 billion of the increased demand for goods and services, like 4 times ज़्यादा जो है वो increase होगा किसमें, demand for goods and services में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। फिजिकल पॉलिसी में नॉट इफेक्ट द इकोनॉमी एज स्ट्रांगली एज प्रिडिक्टेड बाय द मल्टीप्लायर। लाइक हम कहते हैं कि जो मॉनिटरी पॉलिसी है मे बी वो लाइक इस तरह से इफेक्ट नहीं करती द इकोनॉमी एज स्ट्रांगली, लाइक इतना स्ट्रांगली उसको इफेक्ट नहीं करती एज प्रिडिक्टेड बाय द मल्टीप्लायर। लाइक जिस लेवल पे मल्टीप्लायर के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर 1 टाइम चेंज आता है तो हम उसको 4 टाइम चेंज जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। सो एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस काजेज द इंटरेस्ट रेट टू राइज। लाइक जो गवर्नमेंट परचेजेस जो हैं अगर इंक्रीज होती हैं तो उसकी वजह से क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो लाइक इंक्रीज हो जाएगा। सो अ हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर होगा तो डेफिनेटली लोग सेविंग के बारे में सोचेंगे क्योंकि उनको सेविंग के थ्रू मोर प्रॉफिट हो रहा है और वो इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। So the reduction in demand that result when a fiscal expansion rises the interest rate is called the crowding out effect. Like जो reduction आती है demand में basically that will be a result when a fiscal expansion rises. So the interest rate is called, उस टाइम पे जो interest rate जो है वो क्या शो करेगा, that is a crowding out effect. So the crowding out effects tend to dampen the effect of the fiscal policy on aggregate demand. यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दिस इज़ आर डिमांड कर्व, दिस इज़ आ मनी सप्लाई कर्व है हमारे पास। ये हमारे पास बेसिक R1 जो है फर्स्ट इंटरेस्ट रेट है, दैट इज़ अ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट इज़ अ फिक्स्ड। सो हम देखें द इंक्रीज इन द स्पेंडिंग इंक्रीज मनी डिमांड। लाइक अगर स्पेंडिंग पे इंक्रीज आएगा तो ऑफकोर्स जो है वो उससे मनी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब मनी डिमांड इंक्रीज होती है तो आपका डिमांड कर्व जो है वो राइट फॉरवर्ड पे शिफ्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट क्या है, विच इंक्रीज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जी द शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड। तो अगर एग्रीगेट डिमांड का हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट में हमारे पास AD1 थी, तो उसके बाद हम देखते हैं कि व्हेन एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेज इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। तो गवर्नमेंट की परचेजेज अगर इंक्रीज होती हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं $20 मिलियन उनकी परचेजेज गवर्नमेंट की इंक्रीज हो गई, तो इसकी वजह से क्या है कि डिमांड कर्व जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व हम बात करते हैं कि दैट ये एग्रीगेट डिमांड कर्व 2 तक चला गया। सो विच इज़ टर्न बेसिकली पार्टली ऑफसेट द इनिशियल इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। लाइक इनिशियली जो है चेंज यहाँ पे आना चाहिए था एग्रीगेट लाइक 3 तक, जो कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा जब हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा, तो उसमें हमने देखा कि स्टार्ट में हमारे पास एग्रीगेट डिमांड 2 आता है एंड देन 3 आता है। सो वहाँ पे इतना क्लियर जो है जब हमने क्राउडिंग आउट इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की तो मेंशन था कि मल्टीप्लायर के थ्रू जो है वो इतना क्लियर चेंज दिखाई नहीं देता क्योंकि हमने उसको पहले स्टेप 2 पे लेके गए एंड स्टेप 3 पे देन लेके गए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जी स्टेप 2 जो है दैट इज़ द एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो आपका उसका चेंज जो है वो मोर है एज कम्पेयर टू एग्रीगेट डिमांड कर्व 3। So when the government increases its purchases by the $20 million, the aggregate demand for goods and services could rise by more or less than $20 billion. So depending on the whether the multiplier effect or the crowding out effect is larger. अब यहाँ पे ये बात हम कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के परचेजेस में इंक्रीज आता है $20 बिलियन का, तो ये डिपेंड करता है कि जो एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हैं लाइक वो इंक्रीज होती हैं मोर और मे बी लेस। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्ट जो है वो मोर डोमिनेटिंग है, इट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट और अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट।
When the government cuts personal income taxes, it increase households take home pay. Like households save some of this additional income. Household also spend some of its on consumer goods. So increased household spending shift the aggregate demand curve to the right. लाइक जब टैक्सेस में चेंज आते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि पर्सनल इनकम में भी चेंजेस आते हैं। तो क्योंकि आपकी जो टैक्सेस हैं वो आपके इनकम में से ही कटते हैं, तो टैक्सेस पे करने के बाद जो इनकम बचती है बेसिकली जो कि आपकी कंजम्पशन के लिए बचती है, इट डिपेंड्स कि आपने जो कुछ सेव करनी है एडिशनल इनकम, या आपने अपनी स्पेंडिंग मोर करनी है, या इंक्रीज हाउस होल्ड स्पेंडिंग शिफ्ट क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट। अगर आप हाउस होल्ड जो है स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। Okay, the size of the shift in aggregate demand curve resulting from a tax change is affected by the multiplier and crowding out effect. Like कितना चेंज आएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होने से, ये बेसिकली टैक्स इंक्रीज होने की वजह से ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि लाइक मल्टीप्लायर इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग है या क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो ज़्यादा शो हो रहा है। इन दोनों इफेक्ट की बेस पे जो है वो हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व में जो चेंज आएगा वो दिखाई देगा। सो इट इज़ आल्सो डिटर्मिन्ड बाय द हाउस होल्ड परसेप्शन अबाउट द प्रेवलेंसी ऑफ द टैक्स चेंजेस। Using policy to stabilize the economy. Economic stabilization has been an explicit goal of US policy since the Employment Act 1946. Like economy जो basically stabilization जो है इनका जो गोल था बेसिकली इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का, जो कि इसके लिए पॉलिसी बनाई गई, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। सो ये उसी टाइम पे जो है वो यूएस में स्टार्ट किया गया इसको, ताकि इकोनॉमी को प्रॉपरली स्टेबलाइज किया जाए और एम्प्लॉयमेंट लेवल को फुल किया जाए। अभी हम देखते हैं द केस फॉर द एक्टिव स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। द एम्प्लॉयमेंट एक्ट हैज़ टू इम्प्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द गवर्नमेंट शुड अवॉइड बीइंग द कॉज ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। लाइक गवर्नमेंट को उन सारी चीज़ों को, उन सारी पॉलिसीज़ को अवॉइड करना चाहिए, लाइक बीइंग द कॉज ऑफ द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, कि गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन की वजह से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, द गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द प्राइवेट इकोनॉमी इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज एग्रीगेट डिमांड। लाइक गवर्नमेंट को भी उन सारी जो चेंजेस हैं बेसिकली जो कि किए जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को या इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, लाइक फ्रॉम अ प्राइवेट साइड और प्राइवेट इकोनॉमिक सेक्टर, तो गवर्नमेंट को उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए प्रॉपरली। So some economists argue the monetary and the fiscal policy destabilize the economy. कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी जो है वो जो स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को। हालांकि स्टार्ट में जब हमने लेक्चर ये स्टार्ट किया तो हमने ये बात की थी, देयर इज़ अ टू पॉलिसीज लाइक विच प्ले अ रोल to stabilize the economy. So monetary and the fiscal policy affect the economy with a substantial lag, and they suggest the economy should be left to deal with the short run fluctuation on its own. So यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं कि उनको लगता है कि अगर शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इकोनॉमी में तो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को एक्टिव नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को रोल प्ले नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लाइक दे सजेस्ट द इकोनॉमी शुड बी लेफ्ट टू डील विद द शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन ऑन इट्स ओन, कि आप इकोनॉमी को छोड़ दें, उन्हें खुद डील करने दें शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन के से। लाइक वो जैसे हम कहते हैं कि कुछ समटाइम कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस होती हैं कि बीइंग अ टाइम जो है उनका इफेक्ट खुद ही ओवरकम हो जाता है, लॉन्ग टर्म तक नहीं जाता। सो आप मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस ना करें, आप जो है इन पॉलिसीज़ को सेम वैसे ही रहने दें जैसे वो हैं, और आप क्या करें कि लाइक इकोनॉमी को या जो शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस हैं उनको छोड़ दें, वो खुद ही डील करें। Automatic stabilizer are changes in fiscal policy that stimulate aggregate demand when the economy goes into a recession without a policymaker having to take any deliberate action. So automatic stabilizers जो हैं basically that all changes in fiscal policy that stimulate aggregate demand when the economy goes into a recession. जब इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही होती है तो फिजिकल पॉलिसी क्या करती है कि स्टिमुलेट करती है एग्रीगेट डिमांड को, so without policy maker having to take any deliberate action. So automatic stabilizer include the tax system and some form of the government expenditure.
आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर पे जो है वो रिलाई करना चाहिए, और बेसिकल दैट इज़ द टैक्स सिस्टम एंड सम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेक्चर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आज की समरी में हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मेजर चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आज के लेक्चर में। सो केन्स प्रपोज द थ्योरी ऑफ द लिक्विडिटी प्रेफरेंस टू एक्सप्लेन डिटरमिनेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट। एक हमने लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ प्रेफरेंस पढ़ा जिसको प्रपोज किया था केन्स ने, हाउ टू डिटरमिन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। Secondly, according to this theory, the interest rate adjusts to balance the supply and demand for our money. Keynes theory of liquidity preference के accordingly अगर हम देखें तो the interest rate जो है वो adjust to balance the supply of demand for money. Okay. Next, an increase in the price level raises money demand and increase the interest rate. अगर प्राइस लेवल में इंक्रीज आता है तो देन मनी डिमांड एंड जो कि है इंक्रीजेज एंड द इंटरेस्ट रेट आल्सो। सो द हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर होता है तो वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है एंड देयर बाय द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। So the downward sloping aggregate demand curve express this negative relationship between the price level and the quantity demanded. Aggregate demand curve की जो downward slope है वो क्या शो करती है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है किन के बीच, प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, पॉलिसी मेकर कैन इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड विद मॉनिटरी पॉलिसी। पॉलिसी मेकर जो हैं वो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी, एंड एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल अल्टीमेटली लीड्स टू द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइटवर्ड। मनी सप्लाई में अगर इंक्रीज आता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल लीड्स टू अ एग्रीगेट डिमांड कर्व shifting to the rightward. So a decrease in the money supply will ultimately leads to the aggregate demand curve shift to the left. ओके, ये आज का लेक्चर था। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो काइंडली जूम मीटिंग पे मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।